नमस्कार। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे शब्दों की जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वर्क, एनर्जी और पावर। पर साइंस में इनके मतलब थोड़े अलग हैं। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि पढ़ने में बड़ा वर्क लगा या भारी बैग पकड़ के खड़े हैं तो वर्क कर रहे हैं, पर साइंटिफिक डेफिनेशन कुछ और कहती है। हाँ, तो आज इसी पर बात करेंगे। समझेंगे कि साइंस की नज़र में वर्क कब होता है, एनर्जी क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जैसी फॉर्म्स, और फिर पावर का क्या कनेक्शन है। सही। और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्क। मान लीजिए मैं पूरी ताकत से एक दीवार को धक्का दूं, पर वो हिले नहीं। क्या ये साइंटिफिक वर्क हुआ? मतलब मेहनत तो लगती है। यही तो पॉइंट है। साइंटिफिकली किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली, उस पर फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब वो हिलना चाहिए। अच्छा। तो दीवार को धक्का देना या भारी बैग लेकर बिना हिले खड़े रहना, इसमें आपकी बॉडी की एनर्जी तो खर्च होती है, पर दीवार या बैग पर कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओह, समझी। तो अगर मैं एक बक्सा जमीन से उठाकर टेबल पर रखूं तो वर्क हुआ, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी। बिल्कुल, यही साइंटिफिक वर्क है। और इसका फॉर्मूला है W=Fs, यानी वर्क इक्वल्स फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। राइट, W=Fs। और इसकी यूनिट वो जूल होती है ना? हाँ, जूल, जे। 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क। तो अगर फोर्स 0 है या डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी 0। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का क्या चक्कर है? हाँ, ये भी है। अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में है, मतलब मदद कर रहा है, जैसे आप खिलौना गाड़ी खींच रहे हैं, तो वर्क पॉजिटिव है। अच्छा। और अगर फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे फ्रिक्शन किसी फिसलती हुई चीज को रोक रहा है, या आप किसी चीज को धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, तो उस फोर्स द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होता है। ओके, जैसे वो कुली वाला एग्जाम्पल था, शायद 15 kg सामान 1.5 मीटर ऊपर उठाने में। हाँ, W=mgh से कैलकुलेट करते हैं। उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट पॉजिटिव वर्क होता है, करीब 225 जूल्स। ठीक है, तो वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फिर एनर्जी क्या है? आपने कहा कि बैग पकड़ने में भी एनर्जी लगती है, भले ही वर्क ना हो। एनर्जी असल में फंडामेंटल है। इसे कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता। अच्छा, क्षमता। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो वो फोर्स लगा सकता है और डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। जब वर्क होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। वर्क करने वाला ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज करता है, और जिस पर वर्क होता है वो एनर्जी गेन करता है। और एनर्जी की यूनिट भी जूल? हाँ जी, जूल ही। आखिर है तो वर्क करने की कैपेसिटी, और इसकी फॉर्म्स कई हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो खाने या बैटरी में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी हैं। और सोर्स? सन है, एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, अर्थ का इंटीरियर है। चलिए मैकेनिकल एनर्जी को थोड़ा और समझते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, राइट? वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी Ke वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होती है। कोई भी चलती हुई चीज, तेज कार, फेंकी हुई गेंद, बहता पानी, सब में काइनेटिक एनर्जी है। जितनी तेज मोशन उतनी ज्यादा एनर्जी? हाँ, और जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी। फॉर्मूला है Ke=½ mv², या m मास है और v वेलोसिटी। अच्छा, ½ mv²। मतलब वेलोसिटी डबल करने से एनर्जी डबल? नहीं, डबल से ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला में v² है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर आप स्पीड डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है। अरे वाह। और एक जरूरी बात, किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। W=Δk। जैसे कार की स्पीड बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ता है, जिससे उसकी Ke बढ़ती है। हाँ, वो कैलकुलेशन था ना, 1500 kg की कार को 30 किलोमीटर ph से 60 किलोमीटर ph करने में काफी ज्यादा वर्क लगा था। हाँ, करीब 1,50,000 जूल से ज्यादा। वेलोसिटी का स्क्वायर बहुत फर्क डालता है। ठीक है, ये हुई काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी Pe, ये स्टोर्ड एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। मतलब? उदाहरण? जैसे खींचा हुआ रबर बैंड, दबी हुई स्प्रिंग, या ऊंचाई पर रखी कोई चीज।
इनमें वर्क करने का पोटेंशियल है अगर इन्हें छोड़ा जाए। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाने पर। एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाने में स्टोर होती है। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट किए गए वर्क के बराबर है। PE = mgh। मास, ग्रेविटी, हाइट। हाँ, तो 10 किलो की चीज को 6 मीटर ऊपर उठाएं तो उसमें अच्छी खासी PE स्टोर हो जाती है, करीब 588 जूल्स। और मजे की बात, PE की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आप जीरो हाइट कहाँ मानते हैं। पर ग्रेविटी जो वर्क करती है वो सिर्फ वर्टिकल हाइट के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, रास्ते पर नहीं। अच्छा, तो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जुड़े हुए लगते हैं। कोई गवर्निंग प्रिंसिपल है? बिल्कुल है, और ये फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल लॉज में से एक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कोई आसान सा एग्जांपल? सोचिए, गेंद ऊपर से गिराई, जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से कम होती जाती है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ने की वजह से बढ़ती जाती है। अच्छा, PE कम, KE ज्यादा। हाँ, और अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी PE + KE का सम पूरे रास्ते कांस्टेंट रहता है। PE बस KE में कन्वर्ट होती जाती है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। चलिए आखिरी टर्म पे आते हैं, पावर। इसका वर्क और एनर्जी से क्या लेना देना? पावर ये बताता है कि वर्क कितनी तेजी से किया जा रहा है या एनर्जी कितनी फास्ट ट्रांसफर हो रही है। तेजी, रेट। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लीजिए 2 लोग हैं, सेम वेट के, और दोनों को सीढ़ियां चढ़कर सेम हाइट तक जाना है। दोनों ने वर्क तो सेम किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, पर जो कम टाइम में चढ़ गया उसकी पावर ज्यादा है। अच्छा, तो कम टाइम ज्यादा पावर। फॉर्मूला क्या है? पावर P = वर्क W डिवाइडेड बाय टाइम T। P = WT। और यूनिट? यूनिट है वॉट, W, जेम्स वॉट के नाम पर। 1 वॉट का मतलब है 1 जूल वर्क हर सेकंड में। 1 जूल = 1 वॉट। हम अक्सर किलोवाट भी सुनते हैं जो 1000 वॉट्स होता है। राइट। और क्योंकि रेट बदल सकता है, हम एवरेज पावर की भी बात करते हैं, मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे वो लड़कियों वाला एग्जाम्पल था रस्सी चढ़ने का। हाँ, याद है। एक ने कम टाइम लिया तो उसकी पावर ज्यादा थी। एग्जैक्टली। मान लो गर्ल A ने 8 मीटर रस्सी 20 सेकंड में चढ़ी और गर्ल B ने 50 सेकंड में। अगर वेट सेम है तो गर्ल A की पावर शायद 160 वॉट, गर्ल B शायद 64 वॉट से काफी ज्यादा होगी। गॉट इट। तो समराइज करें, वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, एनर्जी काम करने की कैपेसिटी है जिसमें मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, और पावर बताता है कि वर्क कितनी तेजी से हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बस फॉर्म बदलती है। इसी से जुड़ा एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। सोचिए, एक सिंपल पेंडुलम झूल रहा है, धीरे धीरे वो रुक जाता है। उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहाँ गई? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है? इस पर विचार कीजिएगा। जरूर, ये सोचने वाली बात है। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।